1 जून 2001 को नेपाल के राजा वीरेंद्र और उनका परिवार नारायण हिती महल में जश्न मना रहे थे, लेकिन जश्न में मौजूद किसी को नहीं पता था कि ये जश्न नहीं बल्कि उनकी मौत का पैगाम है, क्योंकि लगभग 1 घंटे बाद उत्सव के आयोजक क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह एक हाथ में राइफल और दूसरे में मशीन गन लेकर महल में दाखिल हुए और फिर कुछ ही मिनटों में उसने नेपाल के पूरे शाही परिवार के साथ खुद को बेरहमी से मार डाला। क्या उसने अपने परिवार को बेरहमी से मारने के लिए ही इस जश्न का आयोजन किया था? यदि हाँ तो क्यों? वैसे इसका जवाब पिछले 20 सालों से हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक किसी को इसका जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन दीपेंद्र ने ऐसा क्यों किया, इसे समझाने के लिए कुछ थ्योरी मौजूद हैं। और पहली थ्योरी के मुताबिक दीपेंद्र जिस लड़की से प्यार करता था वो उसके परिवार को पसंद नहीं थी। दूसरी थ्योरी ये थी कि वह अपने पिता को मारकर खुद राजा बनना चाहता था। और तीसरा ये कि ये सब 250 साल पहले हुए एक श्राप का नतीजा है, एक श्राप जो राज परिवार के पहले राजा को दिया गया था। लेकिन यह श्राप क्या था और राजा को किसने दिया? और अगर हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो हम उस व्यक्ति को नहीं भूल सकते जिसका इसमें सबसे ज्यादा फायदा था, ज्ञानेंद्र शाह, राजा वीरेंद्र के छोटे भाई, जिन्होंने इस पूरी घटना में कुछ नहीं किया और आगे चलकर वह नेपाल का नया राजा बना। तो क्या असली हत्यारा ज्ञानेंद्र था? खैर, नमस्कार दोस्तों, और आज इन सभी सिद्धांतों और सवालों को सुलझाकर हम जानेंगे कि नेपाल के शाही परिवार का नरसंहार क्यों और किसने किया। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। दरअसल ये शाह परिवार की परंपरा थी। वे महीने में कम से कम 2 बार मिलते थे, लेकिन वो 1 जून थोड़ा अलग था, क्योंकि उस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी दीपेंद्र ने खुद ली थी। वह कई हफ्ते पहले से सभी को फोन करके पूछ रहे थे कि वह पार्टी में आएंगे या नहीं, और फिर सभी को लगा कि दीपेंद्र खुद पार्टी प्लान को लेकर इतने उत्साहित हैं। लेकिन असल में किसी को नहीं पता था कि दीपेंद्र पार्टी नहीं बल्कि कुछ और प्लान कर रहे हैं। फिर पार्टी का दिन आया और ज्यादातर लोग 8 बजे तक आ गए और सबने देखा कि दीपेंद्र बहुत शराब पी रहा था, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि दीपेंद्र शराब पीने के बाद भी खुद को संभाल सकता है। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने सबके सामने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, ये भूलकर कि उसे अपने बड़ों और परिवार के सामने धूम्रपान करने की भी अनुमति नहीं थी। और वैसे तब परिवार के अन्य लोगों ने उसे नहीं देखा था और उसने सीधे अपने पिता को गोली मार दी, जिसके बाद उसने एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य को मारना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में उनके परिवार का हर सदस्य खून से लथपथ हो गया। उनमें से कुछ घायल हो गए और कुछ की वहीं मौत हो गई। और इतना सब करने के बाद दीपेंद्र ने उसके सिर पर बंदूक रख दी और गोली मार दी। लेकिन दीपेंद्र ने इतना दिल दहला देने वाला कदम क्यों उठाया? खैर, जैसा कि हमने बात की, इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। पहली थ्योरी प्रिंस दीपेंद्र के प्रेम प्रसंग की है। जब दीपेंद्र इंग्लैंड में थे तो वहाँ उनकी मुलाकात दिव्यानी राणा से हुई। वह नेपाल के एक ऐसे परिवार से थी जो नेपाल के शाही परिवार से भी अधिक अमीर था, लेकिन फिर भी दीपेंद्र के परिवार ने उसकी शादी से साफ इनकार कर दिया। इसका कारण शाह और राणा परिवार का इतिहास है। दरअसल ये दोनों परिवार नेपाल के शाही और अमीर परिवारों से थे, लेकिन ये दोनों हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे। इसका गवाह नेपाल का पूरा इतिहास है। और इसीलिए दीपेंद्र के परिवार का मानना था कि अगर दीपेंद्र और दिव्यानी की शादी हो जाएगी तो कई पुरानी बातें और घाव एक बार फिर से ठीक हो जाएंगे। और इसी के चलते दीपेंद्र का परिवार लगातार कोशिशें करता रहा। दीपेंद्र को समझाने के लिए उसने एक बार ज्योतिषी को भी बुलाया और उनकी कुंडलियां मिलाई, जिसके बाद बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के ज्योतिषी ने कहा कि दिव्यानी को राज परिवार की विरासत नहीं मिलेगी। और इसी आधार पर दीपेंद्र के परिवार ने बिना सोचे समझे उसके प्यार को ठुकरा दिया और ऐलान कर दिया कि दिव्यानी दीपेंद्र के लिए आदर्श पत्नी नहीं है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि दीपेंद्र ने गुस्से में आकर अपने पूरे परिवार को मार डाला। अब दूसरी थ्योरी ये है कि दीपेंद्र खुद राजा बनना चाहते थे। मूलतः दीपेंद्र अपने पिता राजा वीरेंद्र के उत्तराधिकारी और नेपाल के अगले राजा बनने वाले थे, लेकिन 1990 के दशक में नेपाल की जनता सड़कों पर थी, क्योंकि वे राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र यानी लोकतंत्र चाहते थे, जिसके कारण राजा वीरेंद्र ने नेपाल में एक संसद बनाई और अपनी लगभग सारी शक्तियां उसे दे दी, जिसके बाद वह एक संवैधानिक सम्राट बन गया, यानी वह केवल नाम के लिए राजा बन गया, बिल्कुल इंग्लैंड के शाही परिवार की तरह। लेकिन कई लोगों का कहना है कि दीपेंद्र ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वह कभी राजा नहीं बन पाएगा, या यदि वह राजा बन भी गया तो उसके पास कोई शक्ति नहीं होगी। और कहा जाता है कि उनकी सोच ऐसी थी कि एक राजा ही प्रजा का ख्याल रख सकता है, सरकार नहीं। अब ये थ्योरी कई आधारों पर निराधार होगी, क्योंकि नेपाल में गृहयुद्ध के दौरान दीपेंद्र खुद इंग्लैंड में थे और वहाँ से भी वो नेपाल की जनता और अपने पिता के फैसले का समर्थन कर रहे थे। दरअसल जब उनकी मां ने उन्हें लेटर भेजकर कहा था कि वह अपने पिता को समझाएं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि वह अपनी सारी शक्ति खो रहा है। तो दोस्तों, दोनों सिद्धांतों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा सच है और कौन सा गलत है। आइए शाह परिवार पर लगे श्राप के बारे में जानते हैं। दरअसल ये श्राप करीब 250 साल पहले शाह राजवंश के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह को दिया गया था। एक दिन जंगल में घूमते समय उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। वह साधु कोई और नहीं बल्कि छद्मवेशी योगी गोरखनाथ थे।
जिन्हें नेपाल के लोग और शाह परिवार भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन राजा पृथ्वी नारायण को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर भी उन्होंने उस साधु को प्रसाद के रूप में एक कटोरी दही दी। उस साधु ने दही पिया और फिर उसे अपने मुंह से निकालकर उस कटोरे में डाल दिया और राजा से इसे पीने के लिए कहा। राजा को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने कटोरा जमीन पर फेंक दिया और ये देखकर योगी गोरखनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने राजा पृथ्वी नारायण को श्राप दे दिया कि जितनी बार उसने अपने पैरों पर दही गिराया होगा उसका राजवंश उतनी ही पीढ़ियों तक राज करेगा, यानी केवल 10 पीढ़ियां ही उस पर शासन करेंगी और 11वां राजा अंतिम राजा होगा। माहौल खराब हो गया, जिसके कारण ज्ञानेंद्र को अपने पद से हटना पड़ा और इसके साथ ही शाहराज वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अब जब हमने ज्ञानेंद्र शाह के बारे में बात कर ली है तो आइए उनकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। 1950 में ज्ञानेंद्र एक बार फिर नेपाल के राजा बने थे, लेकिन नेपाल में स्थिति थोड़ी गंभीर थी और ज्ञानेंद्र केवल 3 साल के थे। लेकिन शायद उसके बाद उनके सिर पर गद्दी पाने का जुनून सवार हो गया। तो क्या उसने इस वजह से अपने परिवार को मार डाला? वह किसी काम से पोखरा गए थे, लेकिन उनकी पत्नी और 2 बच्चे उस रात महल में थे। अब सोचिए उन पर क्या बीती होगी। खैर, उन तीनों को मामूली चोट ही आई, लेकिन वे तीनों बच गए। अब अगर ये सब ज्ञानेंद्र ने प्लान नहीं किया होता तो ऐसी घटना में जहां ज्यादातर लोग मारे गए हों, ये तीनों कैसे बच पाते? और अब जब राजा वीरेंद्र और उनके 2 बेटे मर गए थे तो केवल एक ही व्यक्ति था जो सिंहासन संभाल सकता था। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ज्ञानेंद्र शाह। राजा बनते ही उसने संसद को समाप्त कर दिया और स्वयं को नेपाल का पूर्ण शासक घोषित कर दिया। लेकिन नेपाल के लोग ज्ञानेंद्र को उतना पसंद नहीं करते थे जितना उनके भाई को पसंद करते थे। इस वजह से लोग ज्ञानेंद्र और उस घटना को लेकर अलग अलग थ्योरी रखने लगे और माना गया कि ज्ञानेंद्र का सबसे बड़ा मकसद राजा और उसके परिवार को मारना था, और यदि उसने ये सब नहीं किया तो केवल उसका परिवार कैसे जीवित रहा और वह उस रात वहाँ क्यों नहीं था। इस घटना के बाद नेपाल में लोकतंत्र की लड़ाई न्याय की लड़ाई बन गई थी। वहीं अपने ऊपर लगे कई आरोपों के चलते ज्ञानेंद्र ने इस्तीफा दे दिया और इस विश्वास के पीछे कुछ वास्तविक तथ्य और कारण हैं। उदाहरण के तौर पर लोगों का कहना है कि जब दीपेंद्र गोलियां बरसा रहा था तो उस वक्त महल में काम करने वाले सभी नौकर या सुरक्षा गार्ड कहाँ थे, और दीपेंद्र के हत्यारा न होने के पीछे आखिरी वजह ये भी है कि इस घटना के बाद ज्ञानेंद्र ने खुद ही पूछताछ के लिए एक टीम गठित की थी, लेकिन उस टीम में सिर्फ 2 लोग ही शामिल थे जिन्होंने बिना किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फॉरेंसिक रिसर्च के महज 1 हफ्ते में केस सुलझा लिया और दीपेंद्र को हत्यारा करार दे दिया। दरअसल इस बात से हर कोई वाकिफ है कि दीपेंद्र अपने गुस्से और तनाव को संभाल नहीं पाते थे और वह लंबे समय से अवसाद रोधी दवाएं भी ले रहे थे। मतलब वो बाहर से तो बहुत शांत और समझदार दिखता था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। विवेक शाह के अनुसार दीपेंद्र बचपन में कई बार बिल्लियों और चूहों को जलाते थे और उसे ऐसा करने में आनंद आया। अब ये सब सुनने के बाद मैं सच में बहुत असमंजस में पड़ गया हूँ। लेकिन नेपाल के 95% लोग आज भी यही सोचते हैं कि ये दीपेंद्र का काम नहीं था। लेकिन आज हमने इस कहानी के सभी पहलुओं पर गौर से गौर किया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं?